शिक्षक शिक्षा के जिज्ञासु नमस्कार, आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। आइए आज के वीडियो के प्रकरण की तरफ तुरंत चलते हैं, जिसमें आज का हमारा वीडियो का ये सम का प्रकरण है क्यूमुलेटिव परसेंटेज कर्व और ओगाइव, यानी संचयी प्रतिशत वक्र या तोरण जिसे कहा जाता है। यह संचयी प्रतिशत वक्र यह संचयी आवृत्ति पर ही बनता है, लेकिन संचयी आवृत्ति को प्रतिशत में बदल दिया जाता है। देखिए जरा सा क्या है इसमें, संचयी आवृत्तियों को प्रतिशत आवृत्ति में बदलकर वर्गांतरों के उच्चतम अंक पर दिखाते हैं। आप पिछले वीडियो में आप देखेंगे तो जानेंगे कि जो संचयी आवृत्ति जो होती थी, जिसे यस कर्व भी कहा जाता है, उसमें भी उच्चतम अंक पर बनता है। इसमें भी वर्गांतर के उच्चतम अंक पर दिखाते हैं। किसे? इसी संचयी आवृत्ति को जो प्रतिशत में बदला जाता है उसे दिखाते हैं। अब यहाँ मुख्य काम क्या है, सब कुछ बातें पहले की तरह है। संचयी आवृत्ति के जो बनाया गया था उसी के वक्र की तरह है। संचयी आवृत्ति जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व जिसे आपने देखा है, या CFG जिसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ भी कहते हैं, पिछले वीडियो के अंदर देखेंगे तो सब बातें वैसे ही होती हैं। बस इसमें क्या होता है कि इसके जो संचयी आवृत्ति को प्रतिशत में बदल दिया जाता है। जैसे यहाँ देखिए CPF को कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी परसेंटेज फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने का फार्मूला है 100 × F/N, कैपिटल F/N, जहाँ CPF = संचयी प्रतिशत आवृत्ति है। यह संचयी प्रतिशत की आवृत्ति है, कैपिटल F संचयी बारंबारता है, और N जो है वो प्राप्तांकों की संख्या है। N कितने सदस्य हैं उसकी संख्या है। किसी भी आंकड़े में आप सदस्य को लेते हैं तो इसकी सहायता से दशांक, चतुर्थांश, मध्यांक, प्रतिशतांक की गणना संभव है। और इसमें देखिए एक उदाहरण हम लेके समझेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा, सिद्धांत में ही केवल नहीं समझ में आएगा। उसके बाद देखते हैं कि उदाहरण का ये देखते हैं, इसमें वर्गांतर, बारंबारता, संचयी बारंबारता और CPF का कॉलम बना है, यानी क्यूमुलेटिव परसेंटेज फ्रीक्वेंसी का कॉलम बना है। अब इसमें एक रॉ डाटा आपके सामने है मौजूद, जिसमें आप इसमें जो है दिया गया है उच्चतम से निम्नतम की ओर 84.5, 89.5, इसकी बारंबारता 2 है इस वर्गांतर की। 79.5, 84.5, इसकी बारंबारता 4 है। 74.5, 79.5, इसकी बारंबारता 5 है। 69.5, 74.5, इसकी बारंबारता 7 है। 64.5, 69.5, इसकी बारंबारता 9 है। 59.5, 64.5, इसकी बारंबारता 6 है। 54.5, 59.5, इसकी बारंबारता 4 है। 49.5, 54.5, इसकी बारंबारता 3 है। 44.5 और 49.5, इसकी बारंबारता 1 है। और अंतिम वर्ग 39.5 और 44.50 वर्गांतर का इसे कल्पित लिया जाता है। एक कल्पित वर्गांतर रखा जाता है जिससे कि वो शुरू से प्रारंभ किया जा सके। अब हमको पहला कदम क्या करना है, पहला कदम हमको इसकी संचयी बारंबारता को निकालना है, इसका कैलकुलेशन करना। आप जानते ही हैं कि निम्नतम वर्ग की पहली बारंबारता 0, 0 ही है। अब 0 इसमें 1 में जुड़ेगा तो इसकी दूसरे की संचयी बारंबारता ज्ञात हुई 1। अब यह 1 3 में जुड़ेगा तो जो 3 वाले की बारंबारता है वह ज्ञात हुई 1 + 3 4। अब 4 जो है ये पिछले अगले में जुड़ेगा तो 4 + 4, इसकी संचयी बारंबारता कितनी हुई 8। और 8 और 6 में जुड़ जाएगा जाकर के तो 6 वाले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्राप्त होगी 14। और 14 जो है 9 में जुड़ेगा अगले वर्गांतर की बारंबारता में, तो उस वर्गांतर की बारंबारता संचयी बारंबारता प्राप्त होगी 23। और 23 में जो अगला 23 संचयी बारंबारता अगले 7 में जुड़ेगा तो उसकी संचयी बारंबारता प्राप्त होगी 30। अब 30 आकर के इसमें जुड़ा तो वह हुआ 35। अब आप समझ गए हैं कैसे निकालना है इसको। 35 4 39 आया ना, 39 और 2 जुड़ा कितना हुआ, ये आ गया 41। यह आपकी पूरी बारंबारता संचयी बारंबारता है।
अब 41 तक ये प्राप्त हो गया। अब इसको क्या करना है, इसका जो ओजाइव तैयार करना है, इसके ओजाइव को तैयार करने के लिए आप क्या करते हैं कि सबसे पहले तो आप इसके प्रतिशत वाले फार्मूले को लगाते हैं। CPF इक्वल टू 100 इंटू F अपान N। N कितना, इसको जोड़ देंगे तो N हो जाएगा आपका 41 यहाँ प्राप्त हुआ है। तो CPF इक्वल टू एक एक करके आप निकाल लीजिए। 100 इंटू F कितना है 41 बटा N। N कितना है, N यही सम है, जोड़ेंगे यहाँ तो वही 41 आएगा। तो 41, तो इसकी बाद CPF कितना हुई 100, पहले की प्रतिशतता 100 हो गई। दूसरे की निकालिए तो दूसरे की 39 है, हाँ, तो 100 गुणे 39 बटा 41। और तीसरे की कितना आएगा, तीसरे का 100 गुणे 35 बटा 41, ठीक। चौथे का 100 गुणे 30 बटा 41, चौथे इसके बाद 100 गुणे 23 बटा 41, ठीक। इसके बाद 100 गुणे 14 बटा 41, ठीक। और उसके बाद 100 गुणे 8 बटा 41, यहाँ ब्रैकेट लगा दे रहे हैं, इधर हो जाएगा। 100 गुणे 4 बटा 41, ठीक। अब 100 गुणे 1 बटा 41 यानी 100 बटा 41 हो गया, ठीक। और लास्ट वाले का 0। ये इतना प्राप्त हुआ आपको CPF। अब यहाँ क्या होता है CPF में, आप देखते हैं कि इसकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्राप्त हो रही है, यह फ्रीक्वेंसी दशमलव में आएगी। तो हम यहाँ क्या करते हैं, इसके जो दशमलव के मान है, उस दशमलव को मान को हम लगभग मान लेते हैं और उस हिसाब से देखते हैं। आप कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आएगा, तो इसका हो जाएगा 95 और इसका हो जाएगा 85 और इसका 100 गुणे 30 बटा 41 कितना हो जाएगा, जो 30 बटा 41 उसका 73, 56, इस तरह से कैलकुलेशन में आएगा। 73, 56 और इसका 100 गुणे 14, 100 गुणे 14 का कितना होगा, ये हो जाएगा 34, 20, ये हो गया 34 और उसके बाद इसका हो गया 20 और 2 और बचे हैं। 20 के बाद 10 और 2, इसका हो गया 10, इसका हो गया 2। इसी को ये जो 100, 95, 85, 73, 56, 34, 20, 10 और 2 प्राप्त हुए हैं, इसी को यहाँ आप y अक्ष पे दिखाते हैं। आप जानते हैं ये y है। अब यहाँ हमने 1 से लेकर के 100 तक की गिनतियाँ लिखी है, मतलब कॉलम बनाया है ये y अक्ष पर। और x अक्ष पर क्या बनाया गया है, x अक्ष पर बनाया गया है आपका जो है x अक्ष पर इसके उच्चतम, देखिए ये इसका उच्चतम वर्गांतर की उच्चतम सीमा है 44.5 से 89.5 तक इसको लिखा गया है। 44, 49, 54.5, 59, 64.5, 69.5, 74.5, 79.5, 84.5, 89.5। तो 44.5 का CPF कितना आया आपको, पहले का 0। तो ये पॉइंट पहला आपका हो गया 0, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम दूसरा सेक्शन यूज करें जिससे मालूम पड़े आपको। तो ये आपका 44.5 यहाँ है 0, ठीक। उसके बाद 49.52 है, तो 49.5 1 और 2 यहाँ हो गया 49.52। 54.5 का कितना है, तीसरे का देखिए ये है 10, तीसरे का 10 है। तीसरे का 10 तो आप गिनिए, 4, 1, 5, 1, 6, 7, 8, 9, 10, तो 10 यहाँ आ गया 59। हाँ, और उसके बाद आप 59.5 के 10 के बाद 20 है, ये 10 है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 यहाँ आ गया। ये आपका इस वर्गांतर के सामने उच्चतम सीमा पर, ठीक। अब उसके बाद 64.5 माने 20 के बाद 34 है। 20 ये आपको प्राप्त हुआ था 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 यहाँ प्राप्त हुआ। तो इस तरह से जाएंगे इसके सामने, तो यहाँ मिल गया लगभग, सही है ना, देखिए हाँ लगभग सही है।
अब आप एकदम यहाँ लगभग कर रहे हैं, लेकिन वहाँ आपको बराबर करना पड़ेगा। और जब आप ग्राफ पर बनाएंगे तो उसको आपको ग्राफ के हिसाब से लिखना भी पड़ेगा, पूरा ग्राफ के हिसाब से ही इसको बनाना पड़ेगा। अब हमको जरूरत किस की है, 64 का हो गया तो 69.5 का। अब 69.5 का ये है, 69.5 का आपको मिल गया 56। 34 के बाद 56 है, 34 के बाद 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 यहाँ आया। अब इसका 69.5 का 56 से मिलाए तो जाए, यहाँ आया, यहाँ देखिए इसी से मिल रहा है 69.5, इस पर जा रहा है, इस पर, ठीक है। ये 69.5 इस पर जा रहा है। अब उसके बाद आपको हो गया 56 के बाद अगला 73 का है। ये 74 वाले में 73 का है, तो ये 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 73 आपका आया। अब इससे मिलाना है आपको, तो ऐसे जाइए, देखिए कहाँ मिलता है, 73 यहाँ मिल गया, बाकी लाइनें मिटा दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद 79.5 का कितना है, 85 है। इसके बाद 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 ये बिंदु हो गया। इसका कितना हो गया, 85 यहाँ आ गया लगभग। देखिए ये कहाँ जा रहा है, यहाँ है ना, हाँ सही है, 79 पॉइंट पे उस पे हो गया। अब इसके बाद 84 पॉइंट का इसका 95 है। 95 माने 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 यहाँ आ गया। इसका 84.5 का यहाँ हो गया। और उसके बाद 89.5 का पूरा 100 है, तो 100 लाइनें यहाँ है, तो इसका यहाँ हो गया। अब करना क्या है, अब आपका ये जो यहाँ इसी पर तो पूरा ग्राफ डिपेंड करता है, CPF पर, क्यूमुलेटिव परसेंटेज जो फ्रीक्वेंसी थी इसी पर इसका डिपेंड करता है, जो संचयी बारंबारता के प्रतिशतता पर। आपका ग्राफ ये तैयार हो गया। अब करना क्या है, बस आपको इसको मिला देना है। अब आप इसको मिला देंगे, आपका जो ये तोरण है ये तैयार हो गया। देखिए ये तोरण आपका तैयार हो गया। इस तरह से आप संचयी प्रतिशत वक्र या तोरण का निर्माण करते हैं। आपको इसके द्वारा आप चतुर्थांश, दशांक, मध्यांक, प्रतिशतांक की गणना की जा सकती है, संभव है। तो इस तरह से आज आपने इस वीडियो में संचयी प्रतिशत वक्र या तोरण को समझा। जो बातें आपको न समझ में आई हो या जो कुछ भी कहना हो, आप कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत करता हूं मैं। आइएगा, चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।